नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा में आज पेश हो रहा है बजट। लोक लुभावन बजट की उम्मीद। प्रश्नकाल में गूंजा फीस एक्ट का मामला। वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चमोली वन विभाग ने की व्यापक तैयारियां। देव डोलियों और जनगीतों के जरिए भी लोगों को किया जा रहा जागरूक। और उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ियों ने ओढ़ी सफेद चादर। तापमान में गिरावट से लौटी ठंड। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जा रहा है। बजट लोक लुभावन होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास को आधार बनाते हुए आज पेश होने वाले बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये बजट राज्य के समग्र उत्थान में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए, नारी शक्ति के लिए उनके उन्नयन का बजट होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़े और उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बने। वो सारी होलिस्टिक सोच, अप्रोच उस बजट में समाहित की गई है और ये पूरे वर्ष भर और आने वाले 10 सालों तक, 20 सालों तक उत्तराखंड के अंदर जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उत्तराखंड को विकास का जो मॉडल हमने धरातल पर उतारना है, इस बजट में उसका समावेश किया गया है और हर वर्ग का इसमें ध्यान किया गया है। वहीं बजट से पूर्व सदन में प्रश्नकाल चला। इस दौरान कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने फीस एक्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारित न होने से अभिभावक परेशान हैं। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में फीस नीति लाने की अभी कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सदन चाहे तो सभी मिलकर फीस नीति पर कोई फैसला कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि विधायक चाहें तो सरकार फीस एक्ट बनाने की तरफ बढ़ेगी। बजट सत्र को लेकर अधिक जानकारी के लिए हम आपके लिए ले चलते हैं डीडी न्यूज संवाददाता अवधेश नौटियाल के पास। अवधेश, विधानसभा में आज बजट पेश हुआ, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल व्याख्या जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं वो सदन में बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 1,01,175.33 करोड़ का ये बजट है और बिल्कुल लोक लुभावन बजट है। धामी सरकार ने इस बजट में हर वर्ग पर फोकस किया है। अगर मैं आपको 10 महत्वपूर्ण पॉइंट में समझाऊं तो आप कह सकते हैं कि जो 1 लाख करोड़ से अधिक का आय व्यय जो सरकार ने प्रस्तुत किया है, इसमें जो अवस्थापना निर्माण है उनके लिए जो अंतर्गत पूंजी व्यय है वो लगभग 1,47,000 वो 14,763.13 करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया गया है। ग्रामीण रोजगार और मत्स्य जो ट्राउट जो फिशिंग है उसके लिए 146 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूएफडी हरिद्वार ऋषिकेश विकास परामर्श के लिए 168.33 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्टार्टअप वेंचर के लिए 20 करोड़ का प्रावधान है। जो प्रवासी उत्तराखंड परिषद है उसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना शारदा कॉरिडोर जो सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं जिनका संचालन तमाम शहरों में होना है उसके लिए 6.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। होमगार्ड कल्याण कोष रिवलिंग फंड के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है और जो रेशम जो फेडरेशन उसके लिए भी जो 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो व्याख्या बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। नवाचार की बात बजट में कही गई है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की बात बजट में कही गई है और महान विरासत मतलब तमाम जो खंड की बात जो कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष यानी हर वर्ग पर सरकार ने कोशिश की, हर वर्ग को छूने की कोशिश की है और सरकार ने प्रयास किया है कि जो चाहे वो उद्यमता प्रोत्साहन हो, स्टार्टअप प्रोत्साहन हो,
रिकॉर्ड पारदर्शी नियुक्तियां हो, नॉलेज इकोनॉमी हो, डिजिटल क्षमता हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जी अधीश। छात्रवृत्तियां हो, ये खेल सुविधाओं का विकास हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हो, अधीश। या किसानों को ये प्रोत्साहन हो। जानकारी देने के लिए आपका हर वर्ग को बहुत-बहुत छूने की सरकार धन्यवाद। ने कोशिश की है। जी जी, अब चलते हैं मौसम की ओर। प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट बदल ली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में कई हिस्सों में देर रात से बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी तो कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है। प्रदेश में बदले मौसम के इस मिजाज से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बात टिहरी जनपद की करें तो यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। गंगी, घिवाली, पिंडवाड़, नागटिब्बा, धनौल्टी, प्रतापनगर क्षेत्र के पीड़ी, चिरबटिया जैसी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है, जिससे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र जैसे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में काफ़ी बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री धाम सहित मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यमुनोत्री धाम सहित आसपास की जानकी चट्टी, नारायणपुरी, फूलचट्टी क्षेत्र में बर्फबारी तो निचले इलाके जैसे बड़कोट तहसील क्षेत्र में रिमझिम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं केदारनाथ में भी आज सुबह से ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ में फिलहाल सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य खराब मौसम की वजह से रोक दिए गए हैं। सीमांत जनपद चमोली में इस बार फायर सीजन में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले में वन विभाग के विभिन्न प्रभागों द्वारा जगह जगह वन चेतना रैलियों, गोष्ठियों, स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं, मॉक ड्रिल के आयोजन के साथ साथ देव डोलियों और जन गीतों के माध्यम से लोगों को वनाग्नि रोकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वनाग्नि के दौरान उपयोग में आने वाले फायर सेफ्टी उपकरण, फर्स्ट एड किट और वनाग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान, महिला और युवक मंगल दलों को फायर सेफ्टी शूज वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि जिले में 6 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जिसमें से 3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र अति संवेदनशील है। बीते वर्ष जिले में वनाग्नि की 228 घटनाएं हुई थी। वनाग्नि की रोकथाम के लिए 106 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 473 फायर वॉचर्स तैनात किए गए हैं। वहीं 441 किलोमीटर में फायर लाइन की सफाई करवाई जा रही है। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग की प्रभागीय वनाधिकारी प्रियंका सुंडली ने बताया कि जनपद में आग की घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के पास 31 क्रूज स्टेशन हैं, जिसमें हमने 2 फायर वॉचर प्रति क्रूज स्टेशन हम रखेंगे, तो 62 हमारे पास फायर वॉचर हैं मिला। और इसके एडिशनल हमारे पास जो हमारा स्टाफ है, वन आरक्षी और वन दरोगा सब लोग हैं। और इस बार हमारी स्पेशल तैयारियां ये थी कि हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम वन देवी डोली यात्रा निकाला था, जिससे हमने लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए हमने वो प्रोग्राम शुरू किया था। तो काफ़ी लोगों को हमें सपोर्ट मिला है और शायद इस बार आग की घटनाएं अभी तक भी थोड़ी कम हुई हैं और आगे भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो अग्निकाल में जो घटनाएं हैं वो कम हों। वहीं बाल कवि कार्तिक तिवारी ने कहा कि वे लगातार स्कूल, कॉलेजों, गांव और गोष्ठियों के जरिए अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को वनाग्नि रोकने के प्रति निरंतर जागरूक कर रहे हैं। अग्नि से बचाने के लिए हम जगह जगह जाकर गोष्ठियाँ कर रहे हैं। आप गाँवों में जाकर और स्कूलों में जाकर हम आप सभी से यही अपील कर रहे हैं कि वनों में आग ना लगने दें, क्योंकि इससे जंगली जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचता है। उनके आवास जल जाते हैं, उनके घर जल जाते हैं और कई सारे पेड़ जल जाते हैं और पेड़ हमें श्वास देने का कार्य करते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा। पंतनगर में 17वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस बार विज्ञान कांग्रेस का विषय पर्वतीय क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देना है। विज्ञान कांग्रेस में कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग लेंगे। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के सचिव डॉक्टर वजीर सिंह लाकरा ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक, एक्सपर्ट, छात्रों और उद्योगों के प्रतिनिधियों को कृषि विकास से जुड़ी चर्चाओं और शोधों के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करना है। ये पहली बार इस विश्वविद्यालय में ये एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस हम इस बार कर रहे हैं। तो देश के अलावा क्योंकि इस प्रदेश में हो रहा है तो इस प्रदेश को भी इससे बहुत फायदा होगा और हम प्रदेश की भी बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने एक फार्मर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन एक सेशन यहाँ रखा है, तो यहाँ प्रदेश की यहीं के किसानों को, आसपास के किसानों को बुलाया है, यहाँ के छात्रों को इन्वॉल्व किया है उसमें। फिर यहाँ के जो हमारे पहाड़ में
उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड एग्रीकल्चर एक स्पेशल सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है। उसमें जो देश विदेश के जो भी वैज्ञानिक हैं उनको बुलाया है, और उसमें जो हमारे और भी जो कृषि से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं वो सब इसमें चर्चा करेंगे, और हिल एग्रीकल्चर को और आगे कैसे बढ़ाएं ताकि प्रदेश को और प्रदेश की जनता को भी इससे बहुत फायदा हो। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।